राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एमएससी जूलॉजी सिलेबस। तो गाइस, मैंने एमएससी जूलॉजी में करी है, तो मैं आज आपको इसका सिलेबस बताऊंगी। होता क्या है कि हमें जो है वो सिलेबस का पता ही नहीं चलता है और हम जो है ऐसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अपनी। हमें पूरा पता नहीं होता है और हम कंफ्यूज ही रहते हैं। मतलब जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आप जो है आपको मैं ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस डाउनलोड करा है, तो इस सिलेबस को मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको भी पता होगा कि जो एमएससी है, ठीक है, जो एमएससी जूलॉजी है वो जो है वो 2 ईयर का प्रोग्राम, मतलब एमएससी जो होती है जूलॉजी में, वो कोई भी एमएससी है, जब वो जैसे आप केमिस्ट्री में कर रहे हो या फिजिक्स में कर रहे हो, वो 2 साल का प्रोग्राम होता है। और उन 2 सालों में जैसे कि ये जो फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें क्या होगा, 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। और जो सेकेंड ईयर होगा उसमें भी क्या होगा, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। मतलब एक साल में दो सेमेस्टर होंगे, 2 बार आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। ठीक है, वैसे सेकंड जो ईयर होगा उसमें भी 2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल हमारे जो होते हैं वो 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, सो अब हम, ठीक है, तो ये इधर ये बताया है कि अब आपको इतना टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं आपके। ठीक है, होते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ कि टोटल हमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, ओनली 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और वो जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो मतलब 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन होते हैं टोटल, आपको बस इसमें से 5 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और ये जो 5 होते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं, तो इक्वल टू कितने हो गए, 40 मार्क्स का आपका क्या हो गया, पेपर हो गया। ठीक है, टैन की जो आपके क्या हो गया, जो सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें, ठीक है, तो होता क्या है आपका 2 बार, जो कुछ कॉलेजेस होते हैं वो जो है वो 1 बार ही मिड टर्म एग्जाम लेते हैं और कुछ कॉलेजेस होते हैं वो 2 टाइम एग्जाम लेते हैं। जैसे कि मैंने डीएवी से करा है अपनी एमएससी कंप्लीट, तो हमारे जो है वो मिड टर्म 1 होते थे, वो मिड टर्म 2 होते थे। और प्लस आपकी जो अटेंडेंस होगी, तो जो मिड टर्म जैसे कि 15 मार्क्स का होता है आपका मिड टर्म, ठीक है, और अटेंडेंस जो आपने क्लासेस लगवाई होंगी ना, तो उस अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस के मार्क्स होंगे 5 मार्क्स। कितने होंगे, 5 मार्क्स। ठीक है, वैसे ही मिड टर्म एग्जाम 2 होंगे, उसमें भी 15 मार्क्स के होगा वो, और साथ में अटेंडेंस 5, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। ठीक है, तो एंड सेमेस्टर में ये क्या, एक सेमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं आपसे, कि एक सेमेस्टर में क्या होता है कि 2 बार एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स जो है वो एग्जाम्स होंगे। ओके, वैसे ही प्लस अब आपको पता है हर सेमेस्टर में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपके एक ही सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होंगे, हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरी एग्जामिनेशन जो आप पेपर में दोगे वो तो हो गए 40 मार्क्स के, प्लस आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी वो होंगे 20 मार्क्स। ठीक है, और जो टोटल मिला के बना, तो हमारे पास क्या होगा, जो आपने 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के कैसे मिलेंगे आपको, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं, तो जो प्रैक्टिकल फाइल का जो रिकॉर्ड होता है वो होता है 3 मार्क्स। 3 मार्क्स किसके होते हैं, आपके प्रैक्टिकल फाइल के होते हैं। और जो बाइवा, जो बाहर से आते हैं टीचर्स, वो जो है एचपीयू से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, वो जो है आपका बाइवा लेंगे, तो जो बाइवा होता है वो 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और प्लस जो भी आपने परफॉर्म करा होता है उधर, फिर क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो देखते हैं आपका, आप आगे जाके जो आपको माइटोसिस, मियोसिस, इन सब की स्लाइड्स भी देते हैं, आप थिक स्मीयर, थिन स्मीयर सब बनाना सीखते हो। तो जब आपका फाइनल एग्जाम होता है तब आपको जो परफॉर्म करने के लिए देते हैं, तो वो सारा मिला के 12 मार्क्स, तो 12, 5 और 3 और 20 मार्क्स, तो जो ग्रैंड टोटल हो गया एक सेमेस्टर का, वो कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गए। तो आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, थ्योरी के एग्जामिनेशन में ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मिड टर्म तो है ही चलो, पर जो थ्योरी है, थ्योरी आपने अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा लग गया होगा क्या क्या स्कीम है, कैसे एग्जाम होता है। ठीक है, होगा तो पता। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है कि साल में 2 बार पेपर होते हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें उसमें क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, 2 बार मिड टर्म होंगे, और मिड टर्म 15 मार्क्स के मिड टर्म होते हैं, प्लस अटेंडेंस, तो 20 मार्क्स, अटेंडेंस के 5 मार्क्स होते हैं। फिर आपकी थ्योरी, फिर आपके मिड टर्म के बाद डायरेक्ट आपके जो है वो एग्ज़ाम पड़ते हैं। ठीक है, सेमेस्टर के एनुअल एग्जाम, तो वो 40 मार्क्स के होते हैं। फिर मतलब आपने मेन फोकस थ्योरी पर करना है, ये थ्योरी में आपको कैसे कैसे करके पास तो होना ही है। ठीक है गाइस, तो इतना आपको लग गया होगा पता। तो अब हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस में, ठीक है, आपका सिलेबस देखते हैं हम, बायोसिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। ये क्या होते हैं, जो मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से, तो मैं जूलॉजी का बताऊंगी, बॉटनी का अलग होता है। ठीक है, मतलब कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे हमारे कॉमन होते हैं, तो सबसे पहले सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये आपका पेपर है। ठीक है, तो इसमें आपको जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या देखना है, पेपर कोड, ये जो है ये कोड को जो है वो याद रखना है। अगर आप गलत भर दोगे ना, ऐसे तो यही है, पर आपको अगर गलत भर दोगे तो आपको पेपर में जो है वो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कोड को हमेशा याद रखना है। तो बायोसिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ठीक है,
तो ये हो गया। फिर उसका पहला पेपर होएगा ये, ऐसा नहीं होता है कि पहले बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी, जैसे सीक्वेंस है वैसे ही जो डेट शीट जब आपकी आती है तो पेपर भी ऐसे होते हैं। तो पहले बायोसिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनमी, इसकी मैं आपको बुक भी बताऊंगी, एक छोटी सी बुक आती है वहाँ से पढ़ना होता है और ये ईजी होता है सब्जेक्ट। फिर आती है सेल एंड मॉल बायो, ठीक है, तो ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। और ये जो है बॉटनी, जो बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी कॉमन है और आपके लिए भी, जूलॉजी और बॉटनी के लिए सेम है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये बेसिक है, आगे जैसे आप 10th से सेल बायो पढ़ते आ रहे हो, जब आप 10th में थे +1 +2 फिर ये, तो ये सेल बायो जो आपको डिटेल में होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसका पेपर कोड क्या होगा, MJU 102। फिर बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये दोनों नेट में आती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। MJU 103 बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, तो ये जो है दोनों यूनिट जो हैं ये जो है कॉमन है बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो मतलब जूलॉजी वाले भी पढ़ेंगे और बॉटनी वाले भी, सेम सिलेबस, ठीक है। तो आप जो है नोट्स बॉटनी वाले स्टूडेंट से भी ले सकते हो इसका। फिर जो है वो लास्ट जो यूनिट है, टोटल कितनी यूनिट, टोटल जो पेपर होते हैं वो 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। पहला आपका बायोसिस्टमैटिक्स का होगा, फिर सेल बायो का होगा, फिर बायोकेमिस्ट्री का होगा, फिर टूल्स एंड टेक्निक्स का। टूल्स एंड टेक्निक्स में आपको क्या होता है, बेसिकली आपको सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, ठीक है, ये सब, और आपको जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब, मतलब जो भी टेक्निक्स आप यूज़ करते हो ना वो सब यहाँ पर जो है आपको यूज़ होती है, PCR वगैरह सब इसमें ही आता है, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स में, ठीक है। साथ में ये तो आपका हो गया थ्योरी का, साथ में क्या होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो अभी हमने बताया पीछे कि प्रैक्टिकल्स 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स में इसका भी होगा, टेक्सो का भी होता है, इसका ज़्यादा नहीं हो, सबसे पहले बायोसिस्टमैटिक्स का होता है, सेकंड सेल एंड मॉलिक्यूलर बायो के जो है प्रैक्टिकल्स होते हैं, और बायोकेमिस्ट्री का भी होगा। सबसे जो इजी प्रैक्टिकल होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के होते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो इसमें जो टेक्निक्स वगैरह होती हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्निक्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमेस्टर फर्स्ट में, ठीक है। फिर सेमेस्टर सेकंड में क्या आएगा आपको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, ये आगे, ठीक है। तो जब मैं सेकंड सेमेस्टर में थी तो मेरे को इस यूनिट से जो बड़ा ज़्यादा डर लगता था, मतलब इस यूनिट में ना आपको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, वो आपको मतलब इसमें सिर्फ लर्न करने का, सारा लर्न करो, मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसमें काफ़ी वास्ट है, तो आप इसको जो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है, ऐसा ना करना कि एंड में पढ़ोगे तो इसमें कम मार्क्स आते हैं इस पेपर में, ठीक है। तो इसमें सप्ली आने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़नी है यूनिट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, ये भी ये वाली यूनिट है वो नेट के पेपर में नहीं आती है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट आती है। और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ रहे होगे तो जो सेल होगी आपकी आजकल बायोसिस्टमैटिक, ये भी और बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स। और यहाँ पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने कोड। ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट और साइटोजेनेटिक्स का मतलब है कि आप जेनेटिक्स पढ़ोगे सारी, ठीक है, मतलब आपको इतनी अच्छी लगेगी ना जेनेटिक्स, जीन है, कैसे एलील के काम करे, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, एलील सब पढ़ोगे आप इसको, वो भी डिटेल में, ठीक है। तो इकोलॉजी और साइटोजेनेटिक्स जो बॉटनी वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे वही जूलॉजी वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो ये क्या है, कॉमन यूनिट्स हैं, ठीक है। फिर आती है हमें जो है वो थोड़ी टफ यूनिट लगती है, बायो स्टैट और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कंप्यूटर तो आप ईजी है, 5-6 टॉपिक होते हैं वो आप इजीली कर लोगे, पर बायोस्टैट्स में होती है दिक्कत। तो होता क्या है, हमें टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि टोटल हमें 10 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसमें से 8 ही, जो एक क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा, तो 8 × 5 40 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। तो आपको जो बायोस्टैट, तो हम क्या करते थे, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसके जो है वो 3 क्वेश्चन कर लेते थे, और बायोस्टैट के 2 क्वेश्चन, आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आपको आ ही जाएंगे। अगर आप फॉर्मूला भी पढ़ जाओगे और आपको नहीं आया आगे सॉल्व करना, तो भी जो है वो मार्क्स मिल जाते हैं। बायोस्टैट में बेसिकली मैथ्स ही होता है, उसमें मीन, मोड, मीडियन, ये हमें क्यों लगाया सब्जेक्ट, ताकि जब PhD करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, अभी आपका प्रोजेक्ट वर्क भी चलता है आगे जाके, तो आपको समझ आएगा कि क्यों यूज़ करते हैं। जैसे मेरा टॉपिक था कोविड, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट जो करा था कोविड में, तो वहाँ पर हमने SPSS सॉफ्टवेयर पर काम करा था, जिसमें मीन, मोड, मीडियन वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है डिफरेंट, जैसे हमने 50 जो पीपल थे उनसे जो है हमने फॉर्म भरवाए थे, तो उनका मीन निकलता है कि कौन कौन से लोगों ने कितना किया, ये सब आपको मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, ठीक है। तो आपको उसमें हेल्प होगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ जाना बायोस्टैट्स को, ये आगे जाके जो प्रोजेक्ट वर्क में बड़ा ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो आपको मेन फोकस स्टार्टिंग से, हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि एंड में पढ़ेंगे नहीं, पर आपको स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर जो इन्वर्टिब्रेट्स है, ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ना, नहीं तो एंड में फेल होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये
पढ़ लेना। इकोलॉजी थोड़ी इजी होती है और साइटोजेनेटिक्स भी साथ, बस आपका कंसेप्ट क्लियर है फिर एंड में भी आप पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बायोस्टैटिक और बायोइन्फॉर्मेटिक इजी होती है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स थोड़ा आप दिख जाना। फिर सेम इसके भी प्रैक्टिकल होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के प्रैक्टिकल होंगे, इकोलॉजी के प्रैक्टिकल होते हैं, साइटोजेनेटिक्स के होते हैं। और बायोस्टैट्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली आपको कंप्यूटर लैब में ले जाते हैं और वहाँ पर MS वर्ड करवाते हैं, ये होता है, पावर प्रेजेंटेशन बनाना सिखाते हैं। ठीक है गाइस, आगे हम सेमेस्टर 3 की बात करें तो सेमेस्टर 3 में क्या होता है, बोलते हैं कि अपनी स्पेशलाइजेशन आपने किस चीज़ में करनी है ना, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो इंसेक्ट डाइवर्सिटी एंड फिजियोलॉजी वो तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। एनिमल फिजियो, इंसेक्ट डाइवर्सिटी भी सभी पढ़ेंगे, ये इंसेक्ट डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, एनिमल फिजियो भी सभी पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें आपको ऑप्शंस होती हैं। तो हमारे कॉलेज में क्या था, मैंने तो बायोलॉजी और पैरास्टोलॉजी में करी है, तो मेरे को बायोलॉजी ऑफ पैरासाइट्स था और साथ में डिसीज़ बायोलॉजी थी। ठीक है, फिर आगे आप अपनी स्पेशलाइजेशन देख लेना कि आपको किस चीज़ में करनी है। जैसे मैमलियन न्यूरोबायोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन, ठीक है, एनिमल फिजियो भी है। 4th सेमेस्टर में जो है हम डिफरेंट अपनी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट है हमारा सेमेस्टर 4th। ठीक है, तो सेमेस्टर 4th में आप क्या, डेब बायो सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है, मेरी फेवरेट यूनिट है डेब बायो। और ये बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सी अर्चिन आप कैसे वल्वा फॉर्मेशन सब पढ़ोगे, और ये यूनिट जो है वो नेट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेब बायो आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, लेंथी यूनिट भी है पर इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हैं ना इसमें, तो ये जरूर आप पढ़ना, मतलब पढ़ना कि आपको पढ़नी पड़ेगी और इंपॉर्टेंट यूनिट है। और फिर उसके बाद अप्लाइड जूलॉजी ईजी है, मतलब आपको इसका सिलेबस बड़ा ज़्यादा लगेगा, बड़ा ही ज़्यादा। और जब आप पढ़ोगे ना, मतलब इसमें जो है वो जितना आप थ्योरेटिकल मतलब क्रैमिंग है थोड़ी, कि फिशेस का बताएंगे क्या खाती हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, सेरिकल्चर, PC कल्चर, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, फिर डेब बायो का प्रैक्टिकल होगा और अप्लाइड का। अब मैंने आपको बोला ना सेमेस्टर 4th में हम क्या करते हैं, जो पैरास्टोलॉजी वाले बच्चे हैं वो अलग जाते हैं और एंटोमो वाले अलग, तो इनकी जो है वो 2 क्लासेस अलग अलग लगती हैं। जैसे कि मानो, जैसे मैं तो अपना बताऊँ, पैरास्टोलॉजी का बताऊँ, ये देखो मैंने क्या रखा था, जैसे आपके कॉलेजेस में क्या होगा कि एंटोमोलॉजी में होगी स्पेशलाइजेशन, या फिशरीज़ में होगी, फिशरीज़ में होगी, एंटोमोलॉजी में होगी, साइटोजेनेटिक्स में होगी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, एनिमल फिजियो, पैरास्टोलॉजी, ये स्पेशलाइजेशन है। तो आपको एक ही स्पेशलाइजेशन देखनी है। तो हमारे कॉलेज में सिर्फ एंटोमोलॉजी की थी और पैरास्टोलॉजी की, तो मेरे को इंसेक्ट्स में नहीं है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, पैरास्टोलॉजी में था मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, हेलमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें, तो मैंने पैरास्टोलॉजी रखी थी। तो उसमें मेरे को क्या क्या थे, 2 सब्जेक्ट थे, 2 तो हमने यहाँ पढ़ लिए, डेब बायो और अप्लाइड, टोटल तो 4 होते हैं। तो जो पैरास्टोलॉजी और मेडिकल पैरास्टोलॉजी, तो आप इसके पेपर कोड जो है वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो मैंने पैरास्टोलॉजी रखी थी, तो एक सब्जेक्ट पैरास्टोलॉजी था और एक मेडिकल पैरास्टोलॉजी था। ठीक है, और साथ में इसके प्रैक्टिकल थे, ये पैरास्टोलॉजी के प्रैक्टिकल और मेडिकल पैरास्टोलॉजी के प्रैक्टिकल। जैसे कुछ बच्चों ने एंटोमोलॉजी रखी होगी तो उनको वैसे एक पेपर एडवांस टॉपिक्स इन एंटोमोलॉजी और एक में मेडिकल एंटोमोलॉजी एंड वेक्टोबायोलॉजी, सेम उनके भी प्रैक्टिकल्स। जिसने फिशेज रखी होंगी, जो स्पेशलाइजेशन जो फिश में कर रहा होगा उसके लिए ये 2 टॉपिक हो गए, फिश एंड फिशरीज़ 1, फिश एंड फिशरीज़ 2, साथ में उसके प्रैक्टिकल। और कोई साइटोजेनेटिक्स में कर रहा होगा तो साइटोजेनेटिक्स 1, 2 साथ में प्रैक्टिकल। कोई बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ में कर रहा होगा तो उसके लिए भी ये जो 2 हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ 1, तो आपको ये पेपर कोड 2 अपने देख लेने अच्छे से। कोई एनिमल फिजियोलॉजी में करते हैं तो उसके लिए ये 2 पेपर हैं, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी और कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी, उसके साथ प्रैक्टिकल्स आ गए। तो ये टोटल आपका हो गया। ठीक है, साथ में इसमें क्या होता है अब आपको, ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा भी है कि एक स्पेशलाइजेशन कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, और साथ में जो मेन बात होगी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबके लिए कॉमन है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और जो प्रोजेक्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है, तो आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे से करना पड़ेगा। अगर जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो आपकी MSc कंप्लीट नहीं होगी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है, हम थ्योरी कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, पर प्रोजेक्ट में हम इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जब आप करोगे आपको पता लगेगा, पर हो जाता है। तो ये भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपका ये सारा सिलेबस है, और अगर आपको फिर भी सिलेबस का पता ना लगा होगा तो आप बताना, मतलब 3rd सेमेस्टर तक आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या रखना है। 3rd सेमेस्टर में आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ठीक है गाइस, तो आपको सिलेबस पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी कि हमने कैसे कैसे काम करा था, तो आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप कमेंट करना कि अगर आपको ऐसी कोई हेल्प चाहिए। तो आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू। ओके।